Hi everybody, welcome to Chemistry Zone Digital. My name is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with a key to success in chemistry. So students, this is our third video upload from Surface Chemistry. Already मैं 2 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं सरफेस केमिस्ट्री पे और अब तक मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री में एड्सॉर्प्शन से रिलेटेड काफी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं. Let me once again remind you कि adsorption is a process where some liquid or some gas is accumulated in higher concentration just over the surface of solid. It does not penetrate within the bulk. तो कभी भी किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर जब आप देखें कोई लिक्विड या कोई गैस हाई कॉन्सेंट्रेशन में डिपॉजिट हो रही है तो इस डिपॉजिशन को ही एड्सॉर्प्शन कहा जाता है. इसमें डिपॉजिट होने वाली गैस को एड्सॉर्बेट और जो सॉलिड सरफेस है जिसके ऊपर डिपॉजिशन होता है उसे एड्सॉर्बेंट कहा जाता है. We even understood the concept behind this adsorption. हमने इसका cause भी explain कर दिया था. Besides that, मैं अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में thermodynamics related to adsorption भी explain कर चुका था और previous वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने mainly discuss करे थे the factors that affects the rate of adsorption. Factors affecting the rate of adsorption में actually 6 important factors होते हैं which are needed to be discussed, जिसमें से मैं already 4 factors आपको सेकेंड वीडियो लेक्चर में करवा चुका था. आप में से जिन भी व्यूअर्स ने मेरे पिछले दोनों वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं मैं उनसे रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस दोनों वीडियो लेक्चर्स जरूर देखें. बट स्टिल एक बार फिर से मैं आपको सेकंड वीडियो लेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करवा देता हूं सो दैट जो स्टूडेंट्स मुझे थर्ड वीडियो से ज्वाइन कर रहे हैं वो उनका एक फ्लो बन जाए. देखिए स्टूडेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन में हम लोगों ने 4 फैक्टर्स डिस्कस कर लिए थे. The very first factor was the nature of adsorbate यानी कि nature of gas. गैस की नेचर पे जरूर डिपेंड करता है कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगी, किस रेट से गैस एड्सॉर्ब होगी. और गैस की नेचर में हम लोगों ने ये डिस्कस करा था. It has been observed that the gases which can be more easily liquefied because of the stronger intermolecular forces present between them, ऐसी गैसेस ज्यादा रेडिली एड्सॉर्ब हो सकती हैं सरफेस के ऊपर रिलेटिव टू दोज गैसेस which are difficult to be liquefied. Easily liquefiable gases like ammonia, HCl, SO2, etc. कोई भी ऐसी गैस जो पोलर है जिसमें या तो डायपोल इंटरैक्शंस हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ऐसी गैस ज्यादा रेडिली एड्सॉर्ब हो सकती है. However, वो गैसेस जो कंप्लीटली नॉन पोलर होती हैं, द होमोन्यूक्लियर गैसेस लाइक H2, O2, N2 etc. वो क्योंकि उनमें सिर्फ वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं तो वो बहुत ज्यादा रेडिली एड्सॉर्ब नहीं हो पाती, उनका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पुअर होता है. फिर हम लोगों ने नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट डिस्कस करा था यानी सॉलिड की नेचर. सॉलिड की नेचर पे एड्सॉर्प्शन डिपेंडेंट होता है या नहीं होता ये हमने चारकोल की हेल्प से समझा था. आई टोल्ड यू कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चारकोल. एक्टिवेटेड चारकोल जो वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता है और एनिमल चारकोल जो एनिमल की बोन्स के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता है. और हमने देखा कि दोनों ही चारकोल बेसिकली बने तो ऑर्गेनिक मैटर से ही हुए हैं बट स्टिल दे आर एग्जिबिटिंग 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एड्सॉर्प्शन. एक्टिवेटेड चारकोल जो वुड से बना हुआ है वो गैसेस का बड़ा अच्छा एड्सॉर्बेंट होता है. ऑन द अदर हैंड एनिमल चारकोल जो डेड एनिमल के फॉसिल रिमेन से बना होता है वो लिक्विड्स में से या सॉल्यूशंस में से पार्टिकल्स को बहुत रेडिली एड्सॉर्ब कर सकता है. तो दिस क्लियरली रिफ्लेक्ट कि कहीं ना कहीं नेचर ऑफ सॉलिड पे भी एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है क्योंकि अलग अलग सॉलिड अलग अलग टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन एग्जिबिट करते हैं. फिर हमने तीसरा फैक्टर डिस्कस करा था टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आई टोल्ड यू कि टेम्परेचर का इफेक्ट फिजिकल एड्सॉर्प्शन पे कुछ और केमिकल एड्सॉर्प्शन पे कुछ और होता है और इन इफेक्ट्स को हमने एड्सॉर्प्शन आइसोबार्स के थ्रू समझा था जिसमें हमने x by m वर्सेस टेम्परेचर के प्लॉट्स बनाए थे. x by m में x रेफर्स टू द मास ऑफ एड्सॉर्बेट, m रेफर्स टू द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट और x by m का जो रेशियो होता है दैट इज द मास ऑफ एड्सॉर्बेट पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट. ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को इंडिकेट करता है. जिस गैस के लिए x by m की वैल्यू ज्यादा होगी समझ लीजिए वो ज्यादा अच्छी तरह एड्सॉर्ब हो रही है, ज्यादा रेडिली एड्सॉर्ब हो रही है, ज्यादा एक्सटेंट में एड्सॉर्ब हो रही है. तो जब हमने x by m वर्सेस टेम्परेचर फॉर फिजिसॉर्प्शन प्लॉट करा तो हमने देखा एक इनवर्स रिलेशनशिप इन अ हाइपरबोलिक फॉर्म हमें नजर आई. हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे x by m रेट डिक्रीज हो रहा था और वो इसलिए क्योंकि फिजिसॉर्प्शन वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंडेंट होता है. वी नो कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑलरेडी वीक होती है लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से वैन डर वाल्स फोर्स और वीक होती चली जाती है. ऑन द अदर हैंड जब हमने x by m वर्सेस टेम्परेचर का प्लॉट केमिसॉर्प्शन के लिए ड्रॉ करा तो हमने देखा केमिसॉर्प्शन
it initially increases with temperature and after reaching to a maximum value it again start decreasing. इसका रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि केमिसॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स बनने होते हैं, एक केमिकल रिएक्शन होना होता है एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट के बीच में, एंड जिस तरह से हर केमिकल रिएक्शन को होने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, वैसे ही केमिकल एडसॉर्प्शन होने के लिए भी एक मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी पजेस करनी होती है एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट को। और शुरू में जब हम टेम्परेचर देते हैं तो दैट टेम्परेचर असिस्ट इन ओवरकमिंग दैट हाई एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, एक्टिवेशन एनर्जी कंपेंसेट करने में हेल्प करता है टेम्परेचर, इसलिए केमिकल रिएक्शन जल्दी जल्दी होता है, केमिकल बॉन्ड्स जल्दी जल्दी बनते हैं और केमिसॉर्प्शन का रेट फास्ट होता है। लेकिन जब हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, वी इंक्रीज अ टेम्परेचर बियॉन्ड अ लिमिट, तो याद रखिए गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। द गैस मॉलिक्यूल्स बिकम मोर रैपिड, मोर रैंडमाइज्ड, और इतने ज्यादा रैपिड एंड रैंडमाइज्ड मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे एक जगह डिपॉजिट करना मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स व्हाई एक्स-m एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बियॉन्ड फिर डिक्रीज होने लगता है। तो ये हमने फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन के आइसोबार्स समझे थे, और इसके अलावा मैंने आपको एक फैक्टर और करवा दिया था अपने सेकेंड वीडियो लेक्चर में, दैट वाज अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट हमने x/m वर्सेस प्रेशर के एक आइसोथर्म के थ्रू डिस्कस करा था, एंड दिस आइसोथर्म वाज एक्चुअली गिवन बाय फ्रेडेलिक इन 1909। पहली बार देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड फ्रेडेलिक जिसने प्रेशर के इफेक्ट्स को स्टडी करा x/m पे, और हमने ये देखा कि x/m वर्सेस प्रेशर का जो वेरिएशन था वो फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन दोनों के लिए एक जैसा आ रहा था। ग्राफिकल पैटर्न ये था कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे थे x/m इंक्रीज होता जा रहा था, एंड आफ्टर रीचिंग टू अ मैक्सिमम वैल्यू इट बिकेम कांस्टेंट देयर आफ्टर। शुरू में इंक्रीज हुआ और बाद में कांस्टेंट हो गया, और इस ग्राफ को हमने 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके एनालाइज करा, इंटरप्रेट करा। हमने लो प्रेशर रीजन पे अलग इंटरप्रिटेशन देखी, इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन पे अलग इंटरप्रिटेशन देखी, और हाई प्रेशर रीजन पे अलग इंटरप्रिटेशन देखी। तो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट मैंने आपको रिकॉल करवाया कि हमने अपने सेकेंड वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा था। स्टिल आई वुड स्ट्रिक्टली एडवाइज इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले जिन व्यूअर्स ने मेरा सेकेंड वीडियो लेक्चर सरफेस केमिस्ट्री पे नहीं देखा है वो जरूर देख लें, उसके बाद आप ये वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देखिए, हमने 4 फैक्टर्स तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। नाउ देयर आर 2 मोर रिमेनिंग फैक्टर्स व्हिच आर वेरी सिंपल थ्योरेटिकल फैक्टर्स, आज हम वो डिस्कस करेंगे। देखिए, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, कोई गैस कितनी ज्यादा एडसॉर्ब होगी और कितना जल्दी जल्दी एडसॉर्ब होगी, ये सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट पे भी डिपेंड करता है। तो हमारा 5th फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ऑल्दो आप में से काफी लोगों को क्लियर होगी, बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्हें क्लियर ना हो। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द टर्म सरफेस एरिया एंड एरिया। कई बार आपको कुछ चीजों का एरिया कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है और कुछ चीजों का सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि एरिया कब निकालते हैं और सरफेस एरिया कब निकालते हैं, किन चीजों का निकालते हैं। देखिए, एरिया, द टर्म एरिया इज यूज्ड फॉर 2 डायमेंशनल फिगर्स। लाइक अगर वो एक सर्कल बना हुआ है और मैं आपसे कहता हूं इस सर्कल का एरिया निकालना है, या स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया निकालना होगा, या रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा, बिकॉज सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर ये 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं जिन्हें आप सिर्फ पेपर पे या बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अपने हाथ में होल्ड नहीं कर सकते। पर एट द सेम टाइम अगर एक स्फेयर है, अ स्फेरिकल बॉल, या एक क्यूब है या एक क्यूबॉइड है, द 3 डायमेंशनल इमेजेस, द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, तो उनका आप निकालेंगे सरफेस एरिया। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन करो मेरे हाथ में ये पेपर वेट है। अब ये पेपर वेट एक 3 डायमेंशनल क्यूबिकल की फॉर्म में बना हुआ है, तो ये आप रखिएगा, इस क्यूब का मैं सरफेस एरिया निकालूंगा, एरिया नहीं निकालूंगा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस एरिया? सरफेस एरिया का मतलब है द area of the surface of this cube, the area that can be touched, the area which is exposed to atmosphere, जो आप देख सकते हो, जो आप छू सकते हो, जो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है, बाहर के सरफेस का एरिया, that is called the surface area। और इसी सरफेस एरिया पे एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिपेंड करता है, क्योंकि सरफेस के ऊपर ही तो एडसॉर्प्शन होनी है, तो जितना ज्यादा ये आउटर सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा गैस इसके सरफेस पे एडसॉर्ब भी होगी। अब नाउ वन थिंग, एक चीज स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, मान लीजिए मेरे हाथ में ये सॉलिड है,
अभी इसका चारों तरफ का ये सरफेस एरिया है एज यू कैन सी, लेकिन क्या किसी भी सॉलिड का सरफेस एरिया फिक्स्ड होता है या मैं इसे इंक्रीज भी कर सकता हूं? तो ये याद रखिएगा, आप किसी भी सॉलिड का सरफेस एरिया इंक्रीज कर सकते हैं जस्ट बाय डिवाइडिंग द सॉलिड इनटू स्मॉलर पीसेस। देखिए अभी तो ये चारों तरफ का सरफेस एरिया है जिसे मैं छू सकता हूं, जिसे मैं टच कर सकता हूं, लेकिन आप इमेजिन करो बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट से मैं इस पेपर वेट को दो पार्ट्स में कट कर देता हूं। अब जब दो पार्ट अलग होंगे तो अभी तो सिर्फ ये सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है, लेकिन जहां से आप कट करोगे वहां से जो दो नए कटेड सरफेस बाहर निकलेंगे वो भी तो अब एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड हो जाएंगे। अब वहां पे भी तो गैस एब्जॉर्ब हो सकती है। अगर आपको इस फिगर से क्लियर नहीं है तो लेट मी शो इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एक डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं। इमेजिन कीजिए ये एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और अभी इसका ये चारों तरफ का एरिया इज द सरफेस एरिया, द एरिया विच इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर। लेकिन अगर मैं इस सॉलिड को बीच में से कट कर देता हूं दो पीसेस में, तो देखिए यहां से जो नया कटेड सरफेस निकलेगा और यहां से जो नया ये कटेड सरफेस निकलेगा, ये वाले सरफेस भी तो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड हो जाएंगे। अब इन सरफेस पे भी तो गैस एब्जॉर्ब हो सकती है। पहले तो यहां पे ये एब्जॉर्ब हो रही थी, लेकिन जब ये वाले सरफेस भी ओपन में आ गए तो अब यहां पे भी गैस एब्जॉर्ब हो सकती है। तो इसका मतलब जब आपने सॉलिड को स्मॉलर पीसेस में डिवाइड कर दिया, उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो उस पर और ज्यादा गैस एब्जॉर्ब हो पाएगी। और अगर मैं इसे बीच में से और कट कर दूं, 4 नए पीसेस बना दिए, तो 4 नए सरफेसेस बन गए, अब और ज्यादा गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी। और अगर आप इसे कट करते करते बिल्कुल पॉडर बना दो, तो ये याद रखिएगा किसी भी सॉलिड का पॉडर्ड फॉर्म में मैक्सिमम सरफेस एरिया होता है, इसलिए पॉडर्ड फॉर्म में कोई भी सॉलिड सबसे अच्छी एब्जॉर्प्शन एग्जिबिट करता है, क्योंकि ज्यादा सरफेस अवेलेबल होता है तो ज्यादा रेसिडुअल फोर्सेस होंगी। देखिए अभी तक तो सिर्फ यहां पे रेसिडुअल फोर्सेस थी, लेकिन जब आपने ये नया कटेड सरफेस निकाला तो यहां की भी फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो गई। लेट मी अगेन शो इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखिए सपोज कीजिए दिस इज अ सिंगल पीस सॉलिड और ये सॉलिड X एटम्स की क्लोज पैकिंग से बना हुआ है। लाइक दिस। एज आई टोल्ड यू, अभी तो ये जो सरफेस पे लाई करने वाले एटम्स हैं, इनके पास रेसिडुअल फोर्सेस हैं, चारों तरफ से बैलेंस नहीं हो पाई, और इन्हीं रेसिडुअल फोर्सेस के थ्रू ये एटम्स किसी गैस को एब्जॉर्ब कर सकते थे। बीच के एटम्स जो बल्क में लाई कर रहे हैं उनकी फोर्सेस अभी बैलेंस्ड है। लेकिन जस्ट इमेजिन जब मैं इसे बीच में से कट कर दूंगा, मान लीजिए मैं इसे यहां से बिल्कुल सेंटर से कट कर देता हूं, तो ये वाला नया कटेड सरफेस और एक ये वाला नया कटेड सरफेस डेवलप हो जाएंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस वाले एक्स एटम की अब यहां से फोर्स अनबैलेंस्ड हो जाएगी, ये भी अनबैलेंस्ड हो जाएगी, ये भी अनबैलेंस्ड हो जाएगी। इसी तरह से इस वाले एक्स एटम्स की, ये जो इस सरफेस पर लाई करने वाले एटम्स हैं, इनकी भी फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो जाएंगी। तो ये याद रखिएगा, आप इन सिंपल टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि एज वी डिवाइड द सॉलिड इनटू स्मॉलर पीसेस, नॉट ओनली इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस, बट वो जो नए सरफेस बनेंगे, उन नए सरफेस पर लाई करने वाले जो एटम्स होंगे, अब उनके पास भी रेसिडुअल फोर्सेस हो जाएंगी। तो बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मोर नंबर ऑफ रेसिडुअल फोर्सेस, more and more gas will now be absorbed over the surface. So I hope students आप सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, उतना ज्यादा कोई लिक्विड या कोई गैस सॉलिड के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। So now let's move on to our next factor, the last factor, which is again a very important theoretical factor, activation of adsorbent. Activation of adsorbent. Adsorbent मतलब सॉलिड। नाउ थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एक्टिवेशन। एक्टिवेशन ऑफ एडसॉर्बेंट का क्या मतलब है? देखिए एज आई टोल्ड यू, हर सॉलिड एडसॉर्प्शन एग्जिबिट करता है। मान लीजिए ये सॉलिड है, हर सॉलिड अपने आउटर सरफेस पे एडसॉर्प्शन एग्जिबिट करता है, क्योंकि हर सॉलिड के आउटर सरफेस पे कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनकी फोर्सेस बैलेंस नहीं होती, और वो अपनी फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने आप को लोअर एनर्जी पे लाने के लिए आप किसी भी गैस को सरफेस पे पुल कर लेते हैं। तो हर गैस अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, जितनी उसके पास रेसिडुअल फोर्सेस हैं, उस हिसाब से हर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ गैस को तो एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। लेकिन एक्टिवेशन वर्ड का मतलब है कि इज इट पॉसिबल टू एक्टिवेट द सॉलिड so that it can absorb more and more gas। देखिए ये सॉलिड अपने सरफेस पे कुछ गैस तो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन क्या हम कुछ ऐसा ट्रीटमेंट इसे दे सकते हैं कि जितनी गैस ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये उससे भी ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके?
क्या हम इसे और एफिशिएंट एड्सॉर्बेंट बना सकते हैं? ठीक है, क्या हम इसकी एड्सॉर्बिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं? तो अगर कोई भी ऐसा तरीका आप इस सॉलिड के ऊपर अप्लाई कर सकते हो जिससे इसकी एड्सॉर्बिंग पावर इंक्रीज हो जाए, ये और ज्यादा से ज्यादा गैस को एब्जॉर्ब कर पाए, तो हम कहेंगे हमने इस सॉलिड को और ज्यादा एक्टिवेटेड कर दिया। एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट का मतलब होता है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ दिस सॉलिड सो दैट इट कैन शो मोर एंड मोर एब्जॉर्प्शन। अब समझते हैं कि ये करा कैसे जाता है। हाउ कैन वी एक्टिवेट अ गिवन सॉलिड? हाउ कैन वी इंक्रीज द एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ गिवन सॉलिड? क्या करा जा सकता है? तो ये याद रखिएगा, तीन तरीके होते हैं। देयर आर थ्री वेज टू मेक दिस सॉलिड इवन अ बेटर एब्जॉर्बेंट। किसी भी सॉलिड को और अच्छा एब्जॉर्बेंट बनाने के, उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के देयर आर थ्री मेथड्स, तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला मेथड तो आई जस्ट टोल्ड यू इन द प्रीवियस मेथड कि डिवाइड द सॉलिड इनटू स्मॉलर पीसेस। अगर आप चाहते हैं कि ये सॉलिड ज्यादा से ज्यादा गैस को एब्जॉर्ब करे, तो रेदर देन यूजिंग इट एज अ सिंगल पीस, जस्ट डिवाइड इट इनटू स्मॉलर पीसेस। हो सके तो इसे बिल्कुल पॉडेड फॉर्म में लीजिए, क्योंकि पॉडेड फॉर्म में इसका सरफेस एरिया मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेसिडुअल फोर्सेस इसके पास अवेलेबल होंगी, तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी एग्जिबिट कर पाएगा गैस को एब्जॉर्ब करने की। तो पहला तरीका तो याद रखिएगा, एक्टिवेशन के एक्चुअली तीन तरीके होते हैं। किसी भी सॉलिड को एक्टिवेट करने के देयर आर थ्री वेज। तो पहला तरीका तो है बाय डिवाइडिंग द सॉलिड इनटू स्मॉलर पीसेस। डिवाइडिंग द सॉलिड into smaller pieces। ठीक है, किसी भी सॉलिड को स्मॉलर पीसेस में डिवाइड कर दें तो वो और ज्यादा गैस एब्जॉर्ब कर सकता है। दूसरा तरीका, देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कोई सॉलिड, हर सॉलिड के पास मैंने आपको बताया कुछ रेसिडुअल फोर्सेस होती हैं, और उन रेसिडुअल फोर्सेस के थ्रू कोई गैस वो सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो सॉलिड आप एब्जॉर्प्शन के लिए यूज कर रहे हो, प्रोबेबली ऐसा भी तो हो सकता है स्टूडेंट कि इस सॉलिड के सरफेस पे पहले से कोई गैस एब्जॉर्ब हो रही हो। अगर मान लीजिए मैं आपको ये सॉलिड देता हूं और मैं आपसे कहता हूं इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को बढ़ाओ, तो ऐसा भी तो हो सकता है इसके ऊपर पहले से कोई इनविजिबल लेयर ऑफ गैस एब्जॉर्ब हो, इसकी कुछ रेसिडुअल फोर्सेस पहले से ब्लॉक्ड हो और ये उतनी अच्छी तरह हमारी रिक्वायर्ड गैस को एब्जॉर्ब ना कर पाए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत एफिशिएंटली हमारी रिक्वायर्ड गैस को एब्जॉर्ब कर पाए, तो पहले ये मेक श्योर कर लीजिए कि इसकी सारी रेसिडुअल फोर्सेस खाली तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से कोई गैस इस पे एब्जॉर्ब हो रही है और इसके सरफेस को ब्लॉक कर रखा हो। तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट इस सरफेस इज एम्प्टी, इसके सरफेस पे कोई पहले से प्री एब्जॉर्ब्ड गैस नहीं है, हम इस सॉलिड को एब्जॉर्प्शन में यूज करने से पहले फ्यू आवर्स के लिए स्टीम बाथ में रख देंगे। A superheated steam bath। अगर आप किसी भी सॉलिड को एक सुपरहीटेड स्टीम बाथ में कुछ घंटों के लिए रख देते हैं, तो आप देखेंगे बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर कॉज्ड बाय दैट स्टीम, इसके सरफेस पे अगर पहले से कोई प्री एब्जॉर्ब्ड गैस होगी तो वो डिसॉल्व होके चली जाएगी। सुपरहीटेड स्टीम बाथ में इसके सरफेस पे अगर कोई फिजिब्सॉर्प्शन हो रहा होगा तो उसके बॉन्ड्स टूट जाएंगे, वो गैस वापस रिमूव होके चली जाएगी, डिसॉल्व होके चली जाएगी, जिससे इस सॉलिड के सरफेस की फोर्सेस फिर खाली हो जाएंगी, फिर अवेलेबल हो जाएंगी हमारी रिक्वायर्ड गैस को और बेटर एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये याद रखिएगा, किसी भी सॉलिड को एक्टिवेट करने का एक तरीका यह भी होता है कि उसे एब्जॉर्प्शन में यूज करने से पहले कुछ आवर्स के लिए सुपरहीटेड स्टीम बाथ में रख दिया जाए टू एंश्योर कि उसके ऊपर पहले से कोई प्री एब्जॉर्ब्ड गैस ना हो। ठीक है, तो एक तरीका होता है टू प्रोवाइड स्टीम बाथ या स्टीम ट्रीटमेंट। मैं सिंपल टर्म्स में लिख देता हूं, स्टीम ट्रीटमेंट देना, सुपरहीटेड स्टीम बाथ में रख देना ताकि उस पे से पहले से कोई प्री एब्जॉर्ब गैस डिसॉल्व होकर चली जाए। तीसरा तरीका, द थर्ड मेथड इज इवन वेरी सिंपल। देखिए स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, मान लीजिए एक सॉलिड सरफेस है, ये याद रखो किसी भी सॉलिड का ये जो आउटर सरफेस है, ये जितना ज्यादा स्मूथ होगा, जितना ज्यादा फाइन सरफेस होगा, उतनी पुअर एब्जॉर्प्शन होगी इसके ऊपर, उतना ज्यादा इसको गैस को होल्ड करना अपने ऊपर मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज एक स्मूथ सरफेस के ऊपर गैस स्लिप हो सकती है। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर ये सरफेस बहुत ज्यादा रफ होता, बहुत ज्यादा अनड्यूलेटिंग सा सरफेस होता, अनइवन सरफेस होता, तो ऐसे अनइवन सरफेस के ऊपर गैस बहुत अच्छी तरह एक एब्जॉर्ब हो सकती है, रिटेन्ड रह सकती है, वो स्लिप ऑफ नहीं हो पाती। ठीक है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी सॉलिड को, मान लीजिए कोई सॉलिड है जिसका अपर सरफेस बहुत स्मूथ है,
हम इसके सरफेस को किसी अनइवन सरफेस से, किसी रफ सरफेस से रबिंग करके, इसको किसी खुरदुरे से सरफेस पे घिस के इसका सरफेस अनइवन बना सकते हैं। और अगर आपने इसके सरफेस को खुरदुरा बना दिया, जिसे आप बोल सकते हैं कि अनइवन बना दिया, रफ बना दिया, तो ऐसे रफ सरफेस के ऊपर जब गैस आएगी तो गैस को होल्ड करने के लिए ग्रिप ज्यादा अच्छी बनेगी। गैस ऐसे रफ सरफेस पे ज्यादा रिटेन्ड रह सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, किसी भी सॉलिड को अगर आप चाहते हैं कि वो एक्टिवेट हो जाए, वो आपकी रिक्वायर्ड गैस को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके, तो एक तरीका ये भी होता है कि उस सॉलिड को किसी रफ सरफेस से रब कर दीजिए, घिस दीजिए उसे, ताकि उसका सरफेस अनइवन हो जाए, रफ हो जाए। और ऐसे रफ सरफेस के ऊपर ना सिर्फ फोर्सेस ज्यादा अवेलेबल होती हैं, बल्कि गैस की बाइंडिंग कैपेसिटी भी अच्छी हो जाती है। तो वंस अगेन स्टूडेंट्स, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। एक्टिवेट करने का मतलब होता है किसी भी सॉलिड की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को बढ़ाना। और किसी भी सॉलिड की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के तीन तरीके होते हैं। आइदर बाय डिवाइडिंग द सॉलिड इनटू स्मॉलर पीसेस, एक तरीका तो है कि आप सॉलिड को स्मॉलर पीसेस में डिवाइड कर दो, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, उसमें मोर रेसिडुअल फोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगी। दूसरा तरीका होता है कि उस सॉलिड को डायरेक्टली यूज करने से पहले एक बेटर है कि आप एक स्टीम ट्रीटमेंट दे दें, फ्यू आवर्स के लिए सुपर हीटेड स्टीम बाथ में रख दें, ताकि इनकेस अगर उस पर पहले से कोई प्री एब्जॉर्ब्ड गैस हो तो वो डिसॉल्व होकर चली जाए। और तीसरा मेथड मैंने आपको बताया, बाय rubbing the solid along some rough surface in order to create an uneven surface। एक uneven site आप गैसेस के बैठने के लिए डेवलप कर रहे हैं। जैसे आप इमेजिन करो स्टूडेंट्स की, मान लीजिए स्लाइडिंग वाला जो झूला होता है पार्क में, जस्ट इमेजिन करो जो स्लाइड होता है वो बड़ा स्मूथ होता है, सो दैट ऊपर से नीचे कोई भी बच्चा वहां से बड़ा स्मूथली स्लाइड डाउन कर जाता है। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर उस स्लाइड का सरफेस बड़ा रफ कर दिया जाए, तो किसी भी बच्चे को वहां से स्लाइड करने में मोर फ्रिक्शन फेस करना पड़ेगा, वो बच्चा उस पर ज्यादा देर तक के लिए रिसाइडेड रहेगा। तो वही चीज हम गैस के लिए इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये सॉलिड सरफेस बहुत स्मूथ है तो गैस इस पे बहुत अच्छी तरह रुक नहीं पाएगी, इस पे स्लिप होने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन अगर इस सरफेस को बहुत ज्यादा रफ बना देंगे तो गैस इसे टाइटली होल्ड कर पाएगी, गैस को एक अच्छी ग्रिप मिलेगी। ठीक है, सो दीज वर द 6 फैक्टर्स। आई होप आप सब लोगों को ये 6 के 6 फैक्टर्स क्लियर हो गए विच इफेक्ट्स द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब बिसाइड्स दीज फैक्टर्स हमें एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करना है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये जो हम एड्सॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, किसी गैस का एड्सॉर्ब होना सॉलिड के ऊपर, लिक्विड के ऊपर, इसके एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ये प्रोसेस कहां पे काम आता है। ऑल्दो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, लेकिन इसकी यूटिलिटी क्या होती है। Applications of adsorption। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं एड्सॉर्प्शन की। इनफैक्ट ये पूरा ही चैप्टर आगे तक भी जो मैं टॉपिक्स पढ़ाऊंगा वो कहीं ना कहीं एड्सॉर्प्शन बेस्ड है, तो आगे के चैप्टर्स में भी आप बहुत सारी एड्सॉर्प्शंस की एप्लीकेशंस पढ़ोगे, उनकी यूटिलिटी पढ़ोगे। लेकिन अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 एप्लीकेशंस आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहली एप्लीकेशन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इज द यूज ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल फॉर मेकिंग गैस मास्क फॉर माइन वर्कर्स। आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने डिस्कस करा था कि एक्टिवेटेड चारकोल जो वुड से बना होता है वो बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट होता है फॉर गैसेस, एंड दैट्स व्हाई जितने भी माइन वर्कर्स अंडरग्राउंड माइंस में, कोल माइंस में काम करते हैं, वहां पे कोल माइंस में ड्रिलिंग करते वक्त कुछ पॉइजनस गैसेस रिलीज हो सकती हैं, और वो पॉइजनस गैसेस कहीं इनहेल्ड ना हो जाए, कहीं वो ब्रीदिंग के थ्रू अंदर ना चली जाए, लंग्स को इन्फेक्ट ना करें, इसलिए गैस मास्क पहनकर काम करते हैं माइन वर्कर्स। ये गैस मास्क एक्टिवेटेड चारकोल का बना होता है, और ये रिलीज होने वाली कोई भी पॉइजनस गैस अपने सरफेस पे ही एब्जॉर्ब कर लेता है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू उसे लंग्स में एंटर नहीं करने देता। So one of the application is this। दूसरी एप्लीकेशन भी हम लोगों ने डिस्कस करी थी, एनिमल चारकोल का यूज। एनिमल चारकोल जो डेड एनिमल की बोन्स के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बना होता है, दैट वाज अ वेरी गुड एड्सॉर्बेंट फ्रॉम सॉल्यूशंस, फ्रॉम लिक्विड्स। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि लिक्विड्स का बड़ा अच्छा एड्सॉर्बेंट था, इसलिए हम बहुत सारी सॉल्यूशन और लिक्विड आइटम्स को
प्योरीफाई करने के लिए और डीकलराइज करने के लिए इसे यूज करते थे। मैंने आपको बताया था जैसे वेजिटेबल ऑयल्स हैं, देसी घी है, इनमें अगर कोई कलर आपको नजर आ रहा है, कोई अनयूजुअल सा कलर नजर आ रहा है, तो समझ लीजिए वो इंप्योरिटीज की वजह से है। और ऐसे में देसी घी को या वेजिटेबल ऑयल्स को जब हम एनिमल चारकोल ट्रीटमेंट देते हैं तो एनिमल चारकोल इसमें से सारी कलरिंग इंप्योरिटीज को एब्जॉर्ब करके इन्हें प्योरीफाई कर देता है और इन्हें डीकलराइज कर देता है, एक तरह से ब्लीच कर देता है इन्हें। तो एनिमल चारकोल बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है, ये सारी इंप्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस पे और इस तरह के कंज्यूमेबल आइटम्स को प्योरीफाई कर देता है, डीकलराइज कर देता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है सिलिका जेल। याद रखिएगा स्टूडेंट, सिलिका जेल इज यूज्ड एज अ डीह्यूमिडाइजर। अब ये डीह्यूमिडाइजर क्या चीज होती है? ह्यूमिडिटी इज बेसिकली द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। एयर में मॉइस्चर की एग्जिस्टेंस को ही ह्यूमिडिटी कहते हैं एंड सिलिका जेल एक डीह्यूमिडाइजर का काम करता है। ये एटमॉस्फेयर में से ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड उस जगह को, उस एनवायरनमेंट को पूरी तरह से ड्राई कर देता है। देखिए इसके बहुत सारी यूटिलिटी होती है। जैसे मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, आप रिलेट कर पाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम मार्केट से कोई हॉट वाटर बॉटल, कोई फ्लास्क खरीदते हैं तो उस फ्लास्क के अंदर एक छोटा सा पैकेट पड़ा होता है, द पैकेट ऑफ सिलिका जेल। वो सिलिका जेल का पैकेट होता है, उसे जनरली जब हम नई बॉटल लाते हैं तो उस पैकेट को निकाल के फेंक देते हैं। अब जस्ट इमेजिन कीजिए वो पैकेट अंदर क्यों है और क्या आगे भी हमें उस पैकेट को संभाल के रखना चाहिए था, वो काम आता? तो देखिए वो पैकेट सिलिका जेल का एक डीह्यूमिडाइजर पैकेट है। वो जब मार्केट में आने के लिए वो बॉटल पहली बार उसकी कैप क्लोज करके सील करी जा रही थी और पैक करी जा रही थी, अगर उस वक्त बॉटल के अंदर या फ्लास्क के अंदर कोई मॉइस्ट एयर चली जाती और बहुत दिनों तक उसके अंदर मॉइस्ट एयर ट्रैप्ड रहती तो उस बॉटल के अंदर एक स्मेल डेवलप हो जाती है, एक बैड ओडर डेवलप हो जाता। कई बार ऐसा हो सकता था कि आप मार्केट से नई बॉटल खरीद के लाते, नया फ्लास्क खरीद के लाते और जैसे ही आप उसकी कैप ओपन करते तो आप देखते उसके अंदर बहुत स्मेल आ रही है। ठीक है, तो स्मेल क्यों आती है? बिकॉज मॉइस्चर एक जगह बहुत दिनों तक बंद रहता है। लेकिन अगर बॉटल को पैक करते वक्त उसके अंदर एक पाउच ऑफ सिलिका जेल डाल दिया जाता है तो उससे यह इंश्योर्ड हो जाता है कि अगर बंद करते वक्त कुछ मॉइस्ट एयर अंदर चली गई थी, ट्रैप्ड हो गई थी, तो अंदर जो सिलिका जेल का पैकेट है वो सारी मॉइस्ट एयर को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करके अंदर की जगह को ड्राई करेगा और ड्राई जगह होने की वजह से स्मेल नहीं आएगी, चाहे आप कितने भी दिन बाद उस बॉटल को परचेस करें। अब स्टूडेंट्स उस पैकेट को आप संभाल के रख सकते हैं बिकॉज एक कॉमन एग्जांपल, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन आपने नोट करी होगी कि घर में अलमीराज में, किचन में बहुत सारे ऐसे फ्लास्क रखे होते हैं, थर्मोस फ्लास्क, जो बहुत रेयरली कभी कभी यूज करते हैं। अगर आपके घर में भी कोई थर्मोस फ्लास्क हो तो उस थर्मोस फ्लास्क को आप ओपन करके, जो आपने ऑलरेडी यूज करा हुआ हो, वॉश करके रख दिया हो, उसे आप ओपन कर देखिएगा, आप देखेंगे उसके अंदर एक स्मेल आ रही होगी, चाहे आपने उसे कितनी भी अच्छी तरह सुखा के, कितनी भी अच्छी तरह पहुंच के और वॉश करके रखा हुआ हो, लेकिन अगर आप बहुत दिनों बाद उसे खोल कर देखोगे तो उसके अंदर एक स्मेल आएगी। वो इसलिए क्योंकि जब आपने उसे वॉश करा था, उसे वाइप कर दिया था एक ड्राई क्लॉथ से, तब भी पैक करते वक्त तो उसके अंदर कुछ मॉइस्ट एयर चली गई थी और वो बहुत दिनों तक उसके अंदर बंद रही और बैड ओडर डेवलप कर दिया। लेकिन हर बार अगर उस फ्लास्क को वॉश करने के बाद आप उस सिलिका जेल का पैकेट अंदर डाल दिया करें तो आप देखेंगे वो सिलिका जेल का पैकेट बार बार उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता रहेगा और उस जगह में स्मेल नहीं डेवलप होगी। तो याद रखिएगा सिलिका जेल एज वेल एज एल्युमिनियम जेल भी आता है। ये दोनों ही जेल्स ड्राई सरफेसेस रखने के लिए या ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस रखने के लिए यूज करे जाते हैं। कई बार आप देखेंगे कुछ अच्छी कंपनी के शूज होते हैं, शूज के अंदर भी ये पैकेट अवेलेबल होता है। सिलिका जेल का एक पाउच रख दिया जाता है ताकि शूज के अंदर भी मॉइस्चर की वजह से स्मेल ना डेवलप हो। लैब में कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो डेलिक्वेसेंट होते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसे आप हाइग्रोस्कोपिक भी बोलते हो। उन सॉल्ट्स के अंदर भी, जैसे नमक है, नमक सील जाता है, आपने देखा होगा बारिश में, अगर उन सॉल्ट्स के अंदर भी सिलिका जेल का एक पैकेट डाल दिया जाए तो सिलिका जेल का पैकेट सारे के सारे मॉइस्चर को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा और उस सॉल्ट को प्रॉपर्ली डिहाइड्रेटेड रखेगा, ड्राई रखेगा, फ्री फ्लोइंग रखेगा। तो इस तरह की कुछ एप्लीकेशंस एब्जॉर्प्शन की यूज करी जाती हैं। बट बिसाइड्स दैट और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो हम इस चैप्टर में आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो पूरा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, दिस होल चैप्टर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। ये पूरा चैप्टर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है।
जिसमें से फर्स्ट सेक्शन वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू एड्सॉर्प्शन। पहले सेक्शन में हमें यह पढ़ना था कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन कितने टाइप्स का होता है, हमने पढ़ा फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन के फैक्टर्स क्या होते हैं और उसके एप्लीकेशंस क्या होती हैं। दिस वाज द फर्स्ट सेक्शन। अब जो हमारा सेकंड अपकमिंग सेक्शन होगा, द सेकंड सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट डील्स अबाउट द मिक्सचर एंड देयर टाइप्स। मिक्सचर की एक डेफिनेशन तो आपने पढ़ी थी, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, बट एक नई क्लासिफिकेशन आपको मिक्सचर की करवाई जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल साइज, ट्रू सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कॉलॉइड्स। सेकंड सेक्शन में हम उन कॉलॉइड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, which I will tell you about in my next upcoming video। तो सेकंड सेक्शन हम उसके वीडियोस अलग से बनाएंगे। उसके बाद थर्ड सेक्शन जो है दैट डील्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ कैटालिसिस एंड एंजाइम्स। कैटालिसिस क्या होती है, कैटलिस्ट एक्ट कैसे करता है, कैटलिस्ट एक्ट करने का मैकेनिज्म क्या होता है, वो भी एक तरह से एड्सॉर्प्शन की एप्लीकेशन होती है। तो थर्ड सेक्शन डील्स अबाउट द कैटालिसिस एंड देयर मैकेनिज्म। सो स्टूडेंट्स, आज इस थर्ड वीडियो अपलोड के साथ हमने सेक्शन 1 ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट कर लिया, विच इज ऑल अबाउट एड्सॉर्प्शन। अब अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में, अपने फोर्थ वीडियो लेक्चर में हम सेकंड सेक्शन पे मूव ऑन करेंगे एंड वी विल डिस्कस द मिक्सचर एंड देयर टाइप्स। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे एंड बी सेफ। थैंक यू।